Info for patient. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बेसिकली ब्रेस्ट के साइज़ को इन्हांस करने को कहते हैं, या ब्रेस्ट के करंट साइज़ को कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाले जाएं, जिस्म से ही चर्बी ले लें और उसको एज अ फैट ग्राफ्ट डालें। सो ऑगमेंटेशन को हम दो तरीका इलाज में, जैसे इमीडिएट रिजल्ट आता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाता है, फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। और ये दोनों तरीके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस प्रोसीजर को अपने लिए सेफ समझते हैं और किस प्रोसीजर को लेकर उनका ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है। इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, दे आर सिलिकॉन इम्प्लांट्स। सब्सटेंस है जो कि इनर्ट सब्सटेंस है, हमारी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स सेफ होते हैं कि जब हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं विद इम्प्लांट्स, वो ब्रेस्ट फीडिंग को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती हैं। सो फीमेल्स कैन, बट विद टाइम जब स्कार थेरेपी और हम सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं तो विद टाइम वो बिल्कुल एक मध्यम सी लाइन की तरह नज़र आता है। पेशेंट का जो इम्प्लांट साइज़ है वो डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है, या उनका डिज़ायर्ड साइज़ वो क्या रिक्वायर्ड है उनका, किस साइज़ का या कितने साइज़ तक का एक लिमिट हम डिसाइड कर लेते हैं जो कि सेफ़ होती है पेशेंट के लिए भी, और सर्जन ने भी उसको कंफर्टेबली डिसाइड करना होता है जो कि एक एस्थेटिकली प्लीजिंग रिज़ल्ट भी दे, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी आए और उसकी लॉन्ग टर्म पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जिससे ब्रेस्ट हमारे पास विज़िट करना पड़ता है मरीज़ को। हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी फिजिकल इवैल्यूएशन के ऊपर, एंड देयर आर सम मेजरमेंट्स, और वो मेजरमेंट्स करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से साइज़ का इम्प्लांट, सारी कैलकुलेट करके उनको उस कस्टम मेड, जैसे हम कहते हैं कस्टम मेड अप्रोच है। एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। इम्प्लांट हमने यूज़ किया, लेकिन हो सकता है कि वो रिज़ल्ट हम उससे डिफरेंट इम्प्लांट के साथ दूसरे मरीज़ में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा अकरम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी, और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बेसिकली ब्रेस्ट के साइज़ को इन्हांस करने को कहते हैं, या ब्रेस्ट के करंट साइज़ को इंक्रीज़ करने का नाम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है। तो डॉक्टर साहब, इसके तरीकाकार क्या क्या होते हैं? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के दो तरीके हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का एक तरीका तो ये है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाले जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम जिस्म से ही चर्बी ले लें और उसको एज अ फैट ग्राफ्ट डालें। सो ऑगमेंटेशन को हम दो तरीका इलाज में डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका ये है कि हम सिंथेटिक इम्प्लांट्स इंसर्ट करते हैं, जिससे इमीडिएट रिजल्ट आता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाता है, और दूसरा तरीका इलाज ये है कि हम जिस्म के किसी हिस्से से फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। और ये दोनों तरीके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है कि इम्प्लांट करना है या ग्राफ्टिंग करनी है? ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस प्रोसीजर को अपने लिए सेफ समझते हैं और किस प्रोसीजर को लेकर उनका ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है। दोनों तरीके इलाज अहम है, दोनों तरीक़ों से हम ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। दोनों के फ़वाइद भी हैं और दोनों के कुछ नुकसानात भी हैं, या हम उसे कह सकते हैं अनडिज़ायर्ड जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं। ये दोनों तरीके इलाज हम डिस्कस करते हैं क्लिनिक में, उनके प्रोज एंड कॉन्स को बता देते हैं, और फिर फैसला जो है वो हमारे क्लाइंट पर होता है कि वो किस तरीके को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इम्प्लांट जो होता है वो सेफ होता है? इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, दे आर सिलिकॉन इम्प्लांट्स। सिलिकॉन के बारे में ये बात बताते चलूँ कि सिलिकॉन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनर्ट सब्सटेंस है, हमारी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स सेफ होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं जो कि पहले भी बहुत अरसे से लोग सिलिकॉन इम्प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक सेफ चीज़ को ही हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑगमेंटेशन। तो डॉक्टर साहब, इम्प्लांट के बाद क्या मदर फीडिंग करवाई जा सकती है? ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है कि क्या हम अगर ऑगमेंटेशन कराएंगे तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जी कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा। तो उन सारी फीमेल्स के लिए ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं विद इम्प्लांट्स, वो ब्रेस्ट फीडिंग को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती हैं। सो फीमेल्स कैन ब्रेस्ट फीड देयर किड्स एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग।
आफ्टर इम्प्लांट इंसर्शन। तो डॉक्टर साहब क्या इम्प्लांट के बाद कोई जिस्म पे स्कार भी आता है? इम्प्लांट इंसर्ट करने के लिए हमें स्कार देना पड़ता है और वो स्कार जो है वो ब्रेस्ट के निचले हिस्से पर आता है जो कि नज़र नहीं आता, और ऐसे इस तरीके से दिया जाता है कि वो सिर्फ एक लाइन के तौर पे महसूस होता है। और विद टाइम इनिशियली स्कार इज़ विजिबल, उसका कलर भी ऐसा होता है, बट विद टाइम जब स्कार थेरेपी और हम सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं तो विद टाइम वो बिल्कुल एक मध्यम सी लाइन की तरह नज़र आता है। तो स्कार का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हमारी रूटीन प्रैक्टिस में कभी आया नहीं और पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड क्योंकि ये हिडन एरिया में होता है। डॉक्टर साहब इम्प्लांट के साइज़ का कैसे डिसीजन लिया जाता है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। इस के तवसत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर पेशेंट का जो इम्प्लांट साइज़ है वो डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है या उनका डिज़ायर्ड साइज़ वो क्या रिक्वायर्ड है उनका। एंड देन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, उसकी कंडीशन कैसी है, उसमें कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्किन क्वालिटी क्या है, उसकी ब्रेस्ट की अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें इम्प्लांट को हम किस लेवल तक, किस साइज़ का या कितने साइज़ तक का एक लिमिट हम डिसाइड कर लेते हैं जो कि सेफ़ होती है पेशेंट के लिए भी, और सर्जन ने भी उसको कंफर्टेबली डिसाइड करना होता है जो कि एक एस्थेटिकली प्लीजिंग रिज़ल्ट भी दे, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी आए और उसकी लॉन्ग टर्म पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जिससे ब्रेस्ट की टिश्यू को डैमेज। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जो कि हम फ़ोन पे नहीं बता सकते, जो कि हम किसी भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पे नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास विज़िट करना पड़ता है मरीज़ को, हम उसको एवेलुएट करते हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी फ़िज़िकल एवेलुएशन के ऊपर, एंड देयर आर सम मेजरमेंट्स, और वो मेजरमेंट्स करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से साइज़ का इम्प्लांट इस मरीज़ के लिए सूटेबल है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे लिए एक मरीज़ को क्लिनिक में आना पड़ता है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, मैं सारी कैलकुलेट करके उनको उस कस्टम मेड, जैसे हम कहते हैं कस्टम मेड अप्रोच है। एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। सो कोई भी ऐसा अगर एक मरीज़ हमारे पास एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के साथ आता है जिसमें एक रिक्वायर्ड इम्प्लांट हमने यूज़ किया, लेकिन हो सकता है कि वो रिज़ल्ट हम उससे डिफरेंट इम्प्लांट के साथ दूसरे मरीज़ में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो ग्राफ्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू इम्प्लांट, दोनों में से सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट किसके ज़्यादा होती जी, फैट ग्राफ्टिंग जो है उसमें ये होता है कि फैट ग्राफ्टिंग इज़ नॉट अ सिंथेटिक प्रोसीजर। फैट ग्राफ्टिंग ये है कि आपके जिस्म से ही चर्बी को लिया गया है और आपकी बॉडी में ही इंजेक्ट कर दिया गया है। फैट ग्राफ्टिंग के बारे में दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हैं क्लाइंट्स के लिए, मरीज़ों के लिए। वो ये है, हमने अगर ऑगमेंटेशन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें फिर सेशंस करने पड़ते हैं। एक सेशन में हमने फ़ैट जितनी मैक्सिमम पॉसिबल होती है वो इंसर्ट करते हैं, उसके बाद कुछ फ़ैट 40% देयर आर चांसेस कि वो फ़ैट टेक नहीं होगी। इनिशियल बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसके बाद ये होता है कि उसका साइज़ थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए फिर हमें सेकंड सेशन को ऑप्ट करना पड़ता है। जो आपने बात की कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री कौन सा है, तो हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के साथ जो रिजल्ट्स देखे हैं वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ऑन टेबल हमें रिजल्ट मिल जाता है और एक ही सेशन में या एक ही सर्जरी में डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारे मरीज़ को मिल जाता है। सो ज़्यादातर जो हमारे पास क्लाइंटेज है या पेशेंट्स हैं उसमें से 90% दे ऑप्ट फॉर द ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। तो डॉक्टर साहब फैट ग्राफ्टिंग की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? फैट ग्राफ्टिंग की कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि उसमें हर मरीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर हम एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं और उसमें एक लिमिट है कि एक सेशन में हम इतनी फ़ैट डाल सकते हैं, अगर उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस कॉमन होती हैं वो ये होती हैं कि छोटी छोटी सी गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं ब्रेस्ट में, वो ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो पेशेंट को समटाइम फील भी होना शुरू हो जाते हैं, कुछ सिस्ट बन सकती हैं जो मरीज़ को बाद में फील होती हैं, तो उस पर फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सो दीज आर द वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग। तो डॉक्टर साहब इसके साइजेस क्या क्या होते हैं, ये जो इम्प्लांट होता है? इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। जैसे हमने कहा कि मरीज़ डिफरेंट, उनकी बॉडी बिल्ड डिफरेंट होती हैं, उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो हमारे पास इम्प्लांट्स की एक रेंज मौजूद होती है कि हमने 100 ml का इम्प्लांट डालना है या 200 का या 300 का, 350 का। सो उसमें ये होता है कि कौन सा कप साइज़ रिक्वायर्ड है और उसके मुताबिक फिर हमने क्लिनिक में डिसाइड करना होता है कि कौन सा कंफर्टेबल साइज़ पेशेंट अचीव करना चाह रहा होता है। डेफिनेटली जो हमारे मरीज़ हैं उनको ये सारी
सारी कैलकुलेशंस, ये सारी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने उनको सिर्फ ये पता होता है कि रिक्वायरमेंट है हमारी एंड ये साइज़ हम अचीव करना चाहते हैं। सो अगर वो कंफर्टेबली अचीवेबल होता है तो उसके लिए हम उनको गाइड भी कर देते हैं, उनको बता भी देते हैं और उनके एग्जामिनेशन के बाद उनका डिसीजन भी ले लेते हैं कि हमने कौन से साइज़ का इम्प्लांट यूज़ करना है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये इम्प्लांट पेशेंट के लिए सेफ़ होते हैं? जी हाँ, इम्प्लांट्स दे आर सिलिकॉन इम्प्लांट्स और सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो हैं दे आर सेफ फॉर पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, ये सर्जरी ग्राफ्टिंग की या इम्प्लांट की ये लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है या जीए में की जाती है? रूटीनली हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, मुकम्मल बेहोशी में ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेशेंट को होता है, इस पे तकरीबन खर्चा कितना आ जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। खर्चा जो है और कॉस्ट डेफिनेटली डिफरेंट होती है। एक मैं बात इस तवज्जो से ज़रूर कहना चाहूँगी कि समटाइम्स ये हमारी अपनी असेसमेंट होती है डिफरेंटली पेशेंट्स की कि हमने इम्प्लांट्स कराने, और कुछ पेशेंट्स कहते हैं हमने ब्रेस्ट ग्राफ्ट कराना है तो हमें कॉस्ट बता दें। और होता यह है कि जब हम मरीज़ को क्लिनिक में देखते हैं तो जो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के लिए इंसिस्ट करा होता है पेशेंट, कैंडिडेट नहीं होता फॉर अ ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग। अगर हम उसको इवैल्यूएशन के बाद फिर हम एक डेफिनेटिव नतीजे पे ये पहुंचते हैं कि जो हम समझ रहे थे कि प्रोसीजर हमने कराना है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। सो पहली बात, एक बहुत ज़रूरी और अहम बात ये है, विच टाइप ऑफ प्रोसीजर इज़ फॉर यू, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सूटेबल है, उसका डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो डिसीजन हो जाता है कि हमने ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग करानी है या हमने इम्प्लांट्स कराने हैं, तो फिर हम उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि इम्प्लांट्स डेफिनेटली सिंथेटिक इम्प्लांट्स हैं, देयर वाइड रेंज ऑफ इम्प्लांट्स, उसमें फिर साइज कैलकुलेशन के बाद फिर हमने डिसाइड करना होता है। डेफिनेटिव जो कॉस्ट है दैट्स वेरी इन अ सेंस कि पेशेंट कुछ एज अ डे केस होते हैं, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो ओवरनाइट स्टे भी करते हैं, वो एक दिन पूरा अस्पताल में भी रहते हैं। सो ये कॉस्ट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी कॉस्ट को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जब हम एग्जामिन करते हैं, पेशेंट का डेफिनेटिव डिसीजन होता है, तो उनको हम जो है वो क्लिनिक में बैठ के इवैल्यूएशन के बाद उनको प्रॉपर कॉस्ट, जो भी उनके कंसर्न्स होते हैं उनको केटर करने के बाद फिर उसको कॉस्ट के बारे में गाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका हॉस्पिटल स्टे कितना आता है? ये पेशेंट जो होते हैं हमारे पास, ये एज अ डे केस किया जा सकता है। 4 से 6 घंटे हॉस्पिटल स्टे के साथ दे कैन गो होम। तो डॉक्टर साहब, इम्प्लांट के मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? इम्प्लांट के मरीज़ों के लिए पैगाम ये है कि बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं जो कि खुश नहीं हैं या कुदरती तौर पे उनके ब्रेस्ट का साइज़ इतना नहीं है जिससे वो अपने आप के लिए सोचती हैं कि ये हम ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। सो बहुत सी ऐसी फिजियोलॉजिकल रीजंस होती हैं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ नहीं रहा। इवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है कि इवैल्यूएशन के बाद हम रूल आउट कर लेते हैं कि ये कुदरती तौर पे ऐसी है शेप। अगर हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं तो उसमें हम बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो कि इस बारे में कंसल्ट नहीं करती, वो एटलीस्ट मशवरा कर सकती हैं और उनको हम गाइड कर सकते हैं कि इसके लिए आपका कौन सा प्रोसीजर जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। सो ऐसी तमाम ख़वातीन जो इस बारे में परेशान हैं और वो इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करती, तो उनके लिए मैसेज ज़रूर है कि दे शुड डेफिनेटली सीक एडवाइस एंड ओपिनियन ज़रूर लें कि उनके लिए बेस्ट ओपिनियन उनके केस में क्या हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए कोई मेडिसिन भी यूज़ की जा सकती है? नहीं, हम बीइंग प्लास्टिक सर्जन्स वी डोंट एडवाइज एनी मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। इसको साइज़ को बढ़ाने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे इश्तिहारात या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। नहीं, उसके बारे में क्योंकि अगर वो इतने इफ़ेक्टिव होती तो मार्केट में या हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम शायद इतना नज़र में ना आता। डेफिनेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो इंसान के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है, दैट इज़ नॉट अ गुड मेडिसिन। बहुत से ऐसे लोग जो कि क्वैक से या बहुत से ऐसे लोगों से जो कि बहुत ट्रेन नहीं होते, वो कुछ हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि हमारे मुल्क में या हमारे इस माशरे में ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन और उसकी बहुत सी रीजंस पे अभी रिसर्च चल रही है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए टॉपिकल अद्वियात का इस्तेमाल करती रही हैं और वो यूजुअली ये होते हैं जो कि स्टीरॉयड बेस्ड होते हैं और उसका नुकसान जो उनकी स्किन पे होता है वो ये होता है कि पेपरी थिन हो चुकी होती है स्किन। सो दैट इज़ अ डैमेज टू स्किन और वो बजाय फ़ायदे के वो अपनी ब्रेस्ट का जो है वो नुकसान हो चुका होता है। तो इस वजह से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अभी तक
अनटिल एंड अनलेस कोई मरीज़ ऐसा है जिसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या जिसको कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो कि डायग्नोज हो चुकी है, कोई ऐसे ग्लैंड्स के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बॉडी का हार्मोनल सिस्टम नॉर्मल नहीं है और उसकी जो सारी प्यूबर्टी की चेंजेस हैं वो नॉर्मल नहीं है, तो उसको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी बीमारी सामने आती है तो उसकी ट्रीटमेंट भी दी जाती है, जो कि डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती हैं, लेकिन आइसोलेटली एक बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल जिसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, जिसका कोई चीज़ नहीं है। फिर इसमें जो ख़वातीन जिनका ब्रेस्ट साइज़ बहुत कम होता है, ना यंगर एज ग्रुप, फिर उनका बॉडी मास इंडेक्स को भी हम मद्देनज़र रखते हैं कि एक रूटीन जो एज का इंसान है या ख़ातून है, अगर उसका वज़न 50 किलो होना चाहिए और उस खातून का वज़न 30 किलो है या 35 किलो है, तो डेफिनेटली हम फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। हम उनकी डाइट इंप्रूवमेंट, उनका वेट गेन या उनकी रूटीन को मद्देनज़र रखते हैं। सो इस सारे प्रोसीजर के लिए हमारे पास इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किन पेशेंट्स में इम्प्लांट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। डेफिनेटली एवरी पेशेंट इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।